जैसे स्टार्ट करते हैं हम, इस तरीके से स्क्रीन दिखती है, ठीक है। ऊपर है यहाँ पे क्रिएट कंपनी, ऊपर है, यहाँ पे दिया, एड्रेस, स्टेट, बाकी छोड़ देते हुए चलेगा। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक फीचर्स आ जाते हैं। अगर आपने इसको एस्केप कर दिया, छोड़ दिया, कुछ ज़्यादा नहीं, इस तरीके से दिखेगा। और अगर फीचर अब ऑन करना है तो फीचर कहाँ पे है, यहाँ पे कंपनी, इसमें डेटा, सॉरी इसमें फीचर F11 है, आ जाएगा। F11 फीचर का ERP में है, यहाँ पे कहीं भी दिखता नहीं है F11, क्योंकि वो मेनू के अंदर है कंपनी के। प्रेस कर दो F11, आ जाएगा। GST यस है, इसको मैं नो करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इतने फीचर्स यस है, और मोर फीचर्स के लिए यस करते हो और फीचर दिखते हैं। शो ऑल फीचर्स करेंगे तो और फीचर्स दिखेंगे। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हेल्प में भी है, सेटिंग, स्टार्टअप, डिस्प्ले, कलर एंड साउंड, इनेबल कलर, डिस्प्ले मोड ब्राइट। हम नॉर्मली हेल्प देखने जाते हैं नहीं। मुझे जब मैंने शुरू किया यूज़ करना इसको, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे ऑप्शन है। हेल्प में तो हेल्प होगा, हेल्प में मैं क्यों जाऊँगा देखने के लिए, मैं गया नहीं। बाद में भी सब मिल ही नहीं रहा था मुझे। जब मैंने देखा चलो हेल्प में देखते क्या है, जब यहाँ सेटिंग ही मालूम पड़ा। स्टार्टअप में लिखा यहाँ पे कि लोड कंपनी में स्टार्टअप, यस, कंपनी टू लोड। ये कंपनी है, इसमें से ऑटोमेटिक कोई कंपनी स्टार्ट होगी। ऐसे स्टार्ट हो रहा था, मुझे वो नो करना था, मुझे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। जब मैंने हेल्प में देखा तो हेल्प में मिला ऑप्शन, ठीक है। तब यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, सिलेक्ट किया, ग्रुपिंग है, लेजर है, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के बाद पूछता है ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, अकाउंटिंग मास्टर्स के लिए। मास्टर्स किसे कहते हैं, पहले ये समझो कि मास्टर्स किसे कहते हैं। मास्टर्स वर्ड का मतलब क्या है? लेजर्स हो चाहे इन्वेंट्री हो, ऐसी चीज़ें जो आपने एक बार बना दी तो बार बार उसको उसी चीज़ को दोबारा नहीं बनाते हम। ट्रांजैक्शन जो होगा एंटर किया जाएगा, लेकिन वो एक बार वो सप्लायर है या बायर है उसका अकाउंट बना दिया तो वो मास्टर है। इन्वेंट्री बना दिया मास्टर है, बैंक का अकाउंट बना दिया तो वो मास्टर है। मास्टर डेटा मतलब वो डेटा होता है जो फिक्स होता है। अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो पहले हम मास्टर बनाते हैं, इसलिए इसका हेडिंग मास्टर्स है। हेडिंग कैसे है? मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट। अब लेजर में गए, यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। 28 ग्रुप है, नीचे आपको दिखेगा 28 ग्रुप्स और 2 लेजर्स। अब 2 लेजर कौन से हैं? एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा
कैश। ये दो लेजर है जो सबके लिए कॉमन होगा। हर किसी के पास कैश का कुछ ना कुछ तो बैलेंस होगा। कैश की बिना तो कोई बिजनेस करता नहीं है, और बिजनेस करने का पर्पज ही ये है, प्रॉफिट होगा तो बिजनेस हो रहा है, समझ सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस है। इनकम अर्न करने के लिए बिजनेस हो रहा है। इनकम अर्न कब होगा? जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट होगा और कैश होगा, ये दो सबके लिए कॉमन है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जिसमें आप कंपनी बनाते हो तो आपको ढेर सारे अकाउंट रेडीमेड मिलते हैं, 200-500 अकाउंट मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जितने लग सकते हैं उतने मिलते हैं। तो अगर किसी का उतना कुछ यूज ही नहीं है तो उसके लिए अननेसेसरी वो लेजर क्रिएट करके मिलते हैं। तो उनकी पॉलिसी ये है कि नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, क्योंकि बनाने के लिए आपको हम लोग कष्ट नहीं दे रहे, हम इसे बना के दे रहे। यूज रही तो पड़ा रहेगा अकाउंट में, लेकिन दिखने को क्या होता है, बहुत सारे लेजर दिखते हैं। और जो आदमी इससे यूज तो नहीं है, नया आदमी है, उसके लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। टैली का मेथड क्या है कि जो आप सामने देखोगे तो मिनिमम चीज़ें सामने आती है, और बाकी आप कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर करके इसको यूज़ करो। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा स्क्रीन पे अगर कम चीज़ें होगी। तो उन्होंने ये मेथड रखी। दूसरी कंपनी को क्या, उनकी सोच क्या है कि जो यूज़ करने वाला है उसको पूरी तरह अकाउंट मालूम है, वो कन्फ्यूज क्यों होगा। एक अकाउंट क्रिएट करता है, उसमें क्या क्या हो सकता है उसको पूरी तरह से वो वाकिफ है, उससे वो कन्फ्यूज होगा ही नहीं। 100 चीज़ें सामने रखो, इसके काम की 4 है, बाकी 90 चीज़ें 2 ही रखी है हमने, वो छोड़ देगा, प्रॉब्लम क्या। लेकिन वो है, वो उसको मालूम पड़ना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन आप कन्फिगर करोगे तो दिखेगा, तो मालूम पड़ेगा कि ये ऑप्शन भी है। तो अलग अलग सोच हो सकती है। तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर जिन्होंने किया, जो प्रोग्रामर है, उनको लगता है हमारे कितने ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सब सामने दिखाएंगे। सिर्फ बुफे डिनर है, सब खाना रहेगा, आपको जो चाहिए वो ले लो, हम सब दिखा रहे। इन्होंने तो अपना तो खाना अंदर रखा है, कुछ दिखाते नहीं, आप देखने को आओ। हाँ, तो सोच है प्रोग्रामर की, कंपनी की वैसे है। यहाँ पे आपको 2 लेजर दिखेंगे। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर मैंने टेस्ट किए थे, तो करता रहता, कुछ ऐसा आता है तो डेमो तो मिलता है उसका। या टैली का जैसा है, यूज में यूज़ करो, वैसे यूज में बहुत सॉफ्टवेयर के है, तो उसमें किस तरीके से फीचर्स है देखता हूँ मैं। तो उसमें मैंने देखा कब बना दिया तो पूरे सब लेजर आ गए। नहीं, अभी हमको लग रहा है अननेसेसरी। मैंने उनको पूछा कि कितना क्यों, बोले बाकी सॉफ्टवेयर से हमारे फीचर्स अच्छे हैं, तो फीचर दिखने के लिए हमने उसको ऑन रखा है, तो इसको कौन यूज़ करेगा। बोलते हैं जो कंपनी में उस लेवल पे काम होता है, वहाँ पे जो काम करने वाला होगा वो सब जानता होगा, एक्सपर्ट पर्सन होगा, ऐसा हमारी कंपनी सोचती है। मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा आदमी लेता है जिसने 10 साल काम किया हो, 20 साल काम किया हो, लेकिन एंट्री वही आदमी करता है जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, टैली या ऐसा कुछ भी सॉफ्टवेयर उसको मालूम नहीं है। ऐसे लोग भी तो काम करते हैं डायरेक्टली आके। एंट्री लेवल का काम करना है, उसके लिए कोई एजुकेट होना जरूरी नहीं, कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे कि ऑफिस में बैठा है, अरे बैठ एंट्री कर ले, कुछ काम नहीं है तो वो भी तो कर रहे हैं एंट्री। इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो इतना अगर आप करोगे तो वो आदमी तो उसको लेजर एक बनाने को बोलेंगे ये पार्टी में लेजर बना, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। इतने सारे ऑप्शन, किसको ऑन रखो, किसको इनेबल रखो, किसको नो रखो। अब इसके बाद कुछ लिस्ट है यहाँ पे लेजर की, वो बनाऊंगा मैं। कैश रेडी है? ग्रुप पूछेगा यहाँ पे।
कहाँ पे आ गया? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? अभी जैसे मैंने अल्ट सी दिया तो ये ग्रुप बन गया। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी रखा होगा और अल्ट सी करूँगा मैं तो ग्रुप बनेगा। अगर मैंने कैश पे रखा होता अल्ट सी, हेडिंग क्या आ गया? लेजर क्रिएशन। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे रखा, कोई भी ग्रुप है उसके ऊपर रखा, इसीलिए मुझे देखना चाहिए मैंने कहाँ रखा है। अल्ट सी किया, उसके आगे स्क्रीन पे आ गया लेजर क्रिएशन, तो मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ या ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ? जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। बस फिक्स एसेट, फर्नीचर अकाउंट। अब ठीक है। अब ये किसके नीचे है? फिक्स एसेट के नीचे या फर्नीचर के नीचे? ऊपर देखो कैश इन हैंड है, थोड़ा इंडेंट होता है आगे जाता है तो उसके नीचे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सस्पेंस के नीचे है कि लॉस के नीचे? अगर इसको मैं एंटर करता हूँ, प्राइमरी है ना, उसमें प्राइमरी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे प्राइमरी है। अगर ये सस्पेंस के नीचे होता तो इंडेंट होता। बना दिया मैंने लोन अकाउंट। अब ये लोन्स है, अब इसको मैं अनसेक्योर्ड लोन में लेता हूँ, ठीक है। एंटर किया, समझिए जब लोन में लिया तो यू के स्टार्ट से दिखा रहा था, जिसके नीचे लेंगे। अब ये तो ग्रुप है उसका, ये ग्रुप में 3 सब ग्रुप है। अगर ग्रुप के नीचे लेता हूँ तो सब ग्रुप जिसमें ग्रुप है, ग्रुप के नीचे दिखाएगा लेजर। वैसे इसको भी क्या कर रहा है, ये लोन लाइबिलिटी है कंप्लीट, तो लाइबिलिटी में नीचे दिखा रहा है, तो सस्पेंस के नीचे नहीं है वो। जनता बैंक को जैसे मैंने अनसिक्योर्ड लोन में लिया, इंडेंट हो गया। जब बिजनेस शुरू करते हैं तो इनिशियली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगर पार्टनर होंगे तो हम लिखेंगे पार्टनर का नाम, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट है। असेट, लाइबिलिटीज। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट में है। कहाँ गया शॉप, कहाँ गया? जो ग्रुप देंगे उसके नीचे चला जाता है कि नहीं, इतना देखो। जब मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, बनने के बाद में ग्रुप है, लेजर है, उसका डिफरेंस है, वो आप समझ के देखोगे कि ग्रुप कौन सा है। 4 तो मेन ग्रुप है। देखो, एक असेट है, दूसरा लाइबिलिटी है, तीसरा एक्सपेंस है, चौथा इनकम है। अब जब कोई आप एंट्री करोगे, समझो कोई एंट्री करेंगे हम, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? रिपोर्ट जब देखेंगे तो कौन से रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट होता है?
समझो आपने प्रिंटिंग या स्टेशनरी में कुछ खर्चा किया, हाँ, छोटा मोटा कुछ बिल बुक लेके आए या वाउचर अपना कुछ कैश एक्सपेंस किया तो वाउचर लेके आए, तो उसके लिए तो उसमें कैश पेमेंट कर दिया। एक हाँ हाँ एक्सपेंसेस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में देखेगा और कैश दे के वो लेके आए, एक बैलेंस शीट में कैश में से उतना अमाउंट कम हो जाएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाएगा कितना एक्सपेंस हुआ है। तो हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है और उसके चार कैटेगरीज है। कोई भी लेजर चार कैटेगरी में ही फॉल होगा। अगर असेट साइड में फॉल होता है तो लायबिलिटी होगा या असेट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, चार ग्रुप दिए, एक असेट, दूसरा लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। तो इसके लिए सोच समझ के हम बना रहे, तो वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में जाएगा, इनकम है तो इनकम में जाएगा, असेट तो असेट में जाएगा, अगर लायबिलिटीज है लायबिलिटीज में जाएगा। इसके अलावा कोई पांचवा ऑप्शन हो नहीं सकता। कहाँ गया परचेज सेल्स, कहाँ गया? जिससे हम परचेज करते हैं, जिससे हम परचेज करते हैं, आपको ग्रुप बनाना है तो ऊपर की क्रिएट रखा है, ग्रुप के नीचे ग्रुप बनाना है तो बना सकते हो ग्रुप, उसके लिए रखा है क्रिएट। ठीक है, अभी इस तरीके से अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 29 ग्रुप्स 12 लेजर्स। अब मैंने 11 लेजर्स बनाए, कैश वहाँ पहले से ही था। जनता बैंक तक 12 दिखा रहे हैं ना वहाँ पे, जनता बैंक में लिया ना मैंने, ये किया परचेज सेल और प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अपने लिस्ट में नहीं है, हमने 10 बना दिए, कैश था और प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है वहाँ पे, तो 12 दिखा रहा है। ओके, बाकी मैं बना लूँगा अभी जब काम करेंगे तो मैं एंट्रीज दिखाता हूँ। इतनी एंट्रीज है। अब ये पहला वाला पार्ट हो गया मास्टर्स का। दूसरा, एक मिनट,
जितने लेजर्स है यहाँ पे भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब काम करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि इसका ग्रुप कौन सा है, तो उसको सिलेक्ट करो, फिर वो दिखाएगा तो ठीक से कुछ ग्रुप बनाया कि नहीं बनाया। इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट अपने को यूज में आता है। पहले चार्ट ऑफ अकाउंट टैली ईआरपी में सामने नहीं था, अंदर था, और लोगों को यूजफुल लग रहा था। मैं इसको बहुत बार यूज़ करता था। सामने वही था जो पहले से था, वो बाद में बना तो वो अंदर चला गया, उसको बाहर लेके आए कि वो यूज़फुल है। चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर्स बनने के बाद आपको समझ में आता है कि मैंने बना दिया तो ठीक से प्रॉपर ग्रुप के नीचे वो बना कि नहीं बना। तो बनाना, अगर गलत बन गया तो उसको एंटर करके चेंज करना, ये यहाँ पे आसान है। तो एक्यूरेसी बढ़ती है, काम जल्दी होता है। इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़फुल है। इसके लिए वो अभी गेटवे ऑफ टैली में आ गया। वाउचर्स डे बुक में देखो, हमने कोई भी एंट्री किया तो डे बुक तुरंत देखना है एंट्री को, तो डे बुक लगता है। तो डे बुक भी अंदर से रिपोर्ट से उसको गेटवे ऑफ टैली में लेके आए। और बाकी कोई भी रिपोर्ट है वो ऊपर गोटू में जब चाहे आप देख सकते हो। वाउचर्स में बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश कुछ अमाउंट, मतलब बैंक में वो या कोई एसेट लेके कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो उसके लिए कैपिटल है, वो उसका कैपिटल है। अब इसकी 3 एंट्री हो जाएगी। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, फर्नीचर और शॉप लेके, उसके पास अपना शॉप था, उसमें कुछ फर्नीचर उसने बना के लिया था और उसके पास कुछ कैश है, वो लेके टोटल अमाउंट कितना बनता है 25, 20 और 155। तो कैपिटल में 2 लाख चला जाएगा। कैपिटल में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके उसने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2020 को। फर्नीचर है, कितना अमाउंट है फर्नीचर का 20,000। अब इसको फर्नीचर के साथ में शॉप को ले सकते हैं, और कैपिटल को बिजनेस को दिया उसने उतना, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट आ गया। और डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ गया, शॉप आ गया, बिजनेस में डेबिट हो गया। अब इसको देखेंगे इस एंट्री को, तो कैसे दिखेगा डे बुक में। अब ऊपर देखो फर्नीचर ही दिखता है, एक लाइन में अगर उसको डिटेल करेंगे तो दोनों दिखता है, लेकिन ऐसा तो फर्स्ट लेजर है वही दिखाता है। अगर डे बुक निकालेंगे और सिंगल एंट्री का अगर करेंगे तो दोनों दिखता है। तो इसके लिए इसको अलग अलग एंटर करेंगे सिंगल एंट्री में। फर्नीचर को अलग और शॉप नहीं चाहिए, फर्नीचर अलग कर दिए, और शॉप को अलग कर दिया। अब दोनों दिखता है अलग अलग। अगर पॉसिबल है तो एंट्री अलग अलग करेंगे तो डे बुक में समझने के लिए आसानी होती है। जब चॉइस नहीं है अलग अलग ही करना पड़ेगा, एक में ही करना पड़ेगा तो एक में कर लो, और चॉइस है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से अल्ट ए किया, क्या होगा, नई एंट्री के लिए स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पैसा आ गया बिजनेस में, कैश। ये जो स्क्रीन है
यहाँ पे भी आपको चॉइस है, बैंक डिटेल, एक मिनट, कैश है और ये कैपिटल दिया बिजनेस में कितना है, और इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में, जो एंट्री मैंने किया इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में? हाँ, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होगा? हर एक एंट्री का ऐसा इफेक्ट देखोगे आप तब कुछ समझ में आएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए। लायबिलिटी में इफेक्ट हुआ, असेट में इफेक्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई यहाँ इफेक्ट होना ही ऐसा अकाउंट ही नहीं था। क्रेडिट वाउचर, मैंने रिपोर्ट निकाला, मुझे एंट्री करनी है तो मैं क्रेडिट वाउचर में जाऊंगा। क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक है, 1 जुलाई को, परचेज किया तो F9, जुलाई किया, इनवॉइस नंबर डाला, सप्लायर का डेट है, मंदार से परचेज किया, परचेज क्या परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार ऑन क्रेडिट 10 ट्राउजर्स, ये पहले एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश ₹10,000 ऑन 1 मई। अब जब कैश पे परचेज करते हैं तो एक से किया, वाई से किया, जेड से किया, पी से किया, क्यू से किया, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे परचेज किया, अब देखो यहाँ पे परचेज किया मैंने, तो आइदर में हो सकता है मैं परचेज में एंट्री करूँ या दूसरा मेरे पास ऑप्शन है F5 देके एंट्री करूँ। F5 देके यहाँ पे कैश और परचेज है तो परचेज दूंगा। कौन सा आइटम लिया? शर्ट, टी शर्ट और जैकेट है। शर्ट्स, थर्टी शर्ट्स 150 ईच। ठीक है, इसके आगे और भी मुझे चाहिए, मैं एल करूँगा। टी शर्ट 20, एल सी, आगे मैं गया यहाँ पे समजा काय केलं, 10 टाकलं इथे, हे टाकलंच नाही आणि इथे 3 500 टाकले, 350 कॉस्ट, 350 कॉस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। टोटल हो गया 10,000। अब ये जो मैंने कैश पे एंट्री की इसके बाद इसका रिपोर्ट कौन सा बनेगा?
सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, और कोई रिपोर्ट में कहाँ पे क्या दिखेगा। बैलेंस शीट में कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज किया और वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया यहाँ पे। अब कोई मैन्युफैक्चरर है और वो अगर ये ऐसा स्टॉक लेता है, या कोई ऐसा कुछ बिजनेस है जिसमें वो स्टॉक लिया जाता है और कुछ प्रोसेस में यूज़ होता है, उसका कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे बिल्डिंग बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे, तो ये मटेरियल लिया और बिल्डिंग में यूज़ हो गया। अगर आपने स्टॉक लिया है तो स्टॉक में तो पड़ा रहेगा। अभी अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्टॉक में खड़ा रहेगा। ये बैलेंस शीट में ये स्टॉक में चला जाएगा और स्टॉक तो बढ़ता ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर वो स्टॉक दिखाएगा कि स्टॉक है क्या आपके पास। अगर आपने यूज़ किया हो सीमेंट, स्टील, कुछ भी आपने यूज़ किया हो बिजनेस में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो यूज़ हो गया। लेकिन जब लिया तो हमको स्टॉक कितना आया वो भी तो चाहिए, स्टॉक है कि नहीं वो भी तो चाहिए। तो जब उसको यूज देख रहे तो स्टॉक आ गया, इसको अप्रैल किया, अप्रैल में कितना इनवर्ड हो गया। यस, अब जो हम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग वाला मटेरियल है, सेल करेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड है, आउटवर्ड में चला जाएगा। इनवर्ड है, आउटवर्ड को मैं यस करूँगा, आउटवर्ड में दिखाएगा वो। लेकिन अगर उसको यूज़ कर रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आउटवर्ड कहाँ से आएगा। सेल नहीं हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में। अभी यहाँ पे वाउचर्स है, ठीक है। वाउचर में देखो ये कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीट है, जर्नल है, सेल है, परचेस है। ये नॉर्मली यूज होने वाले वाउचर्स है। अदर वाउचर्स में यहाँ पे कुछ वाउचर्स है। स्टॉक जर्नल, इन्वेंट्री में स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल है। ये इसके लिए है, समझो मैंने कोई स्टॉक लिया, क्वांटिटी इसका 1, 2, 5, ये निकालना है मुझे। कहाँ यूज़ हुआ, कुछ आइटम बना तो वो आइटम आगे। नॉर्मली ये किसके लिए होता है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए होता है। शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, अब कुछ और बन गया इससे, तो वो आइटम, हेडिंग क्या है इसका, सोर्स है, सोर्स हेडिंग सोर्स है ना। और आगे दूसरे कॉलम में क्या है, डेस्टिनेशन, प्रोडक्शन। इससे क्या प्रोड्यूस हो गया, हाँ। अगर समझो कुछ डैमेज हो गया, तो डैमेज हुई तो मैं निकलूँगा कहाँ से, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा, यहाँ कुछ आइटम देना पड़ेगा मुझे, लेजर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ और उसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, चला गया वो, तो वो स्टॉक में से निकल जाएगा, नहीं तो वो स्टॉक में बना रहेगा। जब आप इतना बारीकी से अगर काम करोगे तो क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एंट्री करने वाला अगर बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को ना समझे हुए एंट्री कर रहा है, करते जा रहा है, तो समझेगा नहीं कि आगे क्या होता है इसका। वो साल भर काम करता रहता है, उसके बाद में वो जो उसने काम किया वही डेटा इनकम टैक्स के लिए यूज़ होता है। इनकम टैक्स में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बन के आ जाती है। वो बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो वो बैंक में देते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। जो चीज़ अकाउंटेंट के हाथ से ही एंटर की हुई है, हर चीज़, उसका ही आगे क्या हो रहा है वो कभी देखता नहीं।
अगर वो नहीं देखेगा उसमें किस तरीके से उसको बनाया, हमने क्या अमाउंट डाली थी, उसमें क्या आगे चेंजेस हुए, या उसको किस तरीके से यूज़ किया गया आगे, ये अगर वो नहीं देखेगा तो वो उसका जो लेवल है वो वहाँ तक ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। कितना परसेंट प्रॉफिट है उसमें, कितना टैक्स भरा गया, क्यों उतना टैक्स लगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है उसमें कि जो उसके हाथ के नीचे से नहीं गई है, लेकिन उसने देखा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। एडवांस टैक्स भरा था क्या, एडवांस टैक्स भरने से अगर वो कम पड़ गया तो कितना इंटरेस्ट लगा, जब काम पूरा होके आएगा टैक्स भर के आएगा तो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट आता है, ये रखो फाइल में, जब लगेगा तो दो। तो कितना टैक्स भरा मालूम होता है ना, आपके सामने आता है टैक्स कितना भरा, सारी रिसीट तो आपके हाथ से नीचे जाती है। एडवांस टैक्स भरा हो, उसका कुछ पेमेंट किया, बाद में फाइनल पेमेंट किया, उसकी एंट्री तो छुपने वाले नहीं है ना, तो डॉक्यूमेंट छुपा के कंपनी को क्या फ़ायदा। सारा तो पैसा बैंक से ही गया, बैंक में जो पैसा था वही यूज़ हुआ टैक्स के लिए, तो वो टैक्स के लिए पैसा यूज़ हुआ उसको कौन से ग्रुप में दिखाते। इनकम टैक्स भर दिया तो उसका लेजर बनाओगे, इनकम टैक्स पेड करके उसका लेजर क्या होगा, उसका ग्रुप क्या होगा, एक्सपेंस होगा या कोई और होगा। तो बनाया कि नहीं बनाया कभी, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया तो उसको कहाँ पे दिखाते, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ पे जो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं तो ऐसे एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं जो बिजनेस के लिए किया हो, और ये तो बिजनेस ने इनकम अर्न किया उसके ऊपर टैक्स लगाए, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो पर्सन का खर्चा है, जो पर्सन है। अगर ये आप चीज़ देखोगे ऐसा क्यों है, तो आपको फिर क्वेश्चन आएगा, अरे ऐसा कैसा है, बिजनेस है ना, बिजनेस का ही तो एक्सपेंस है, बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए तो एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस के अकाउंट से तो हमने टैक्स भरा, तो ये एक्सपेंस क्यों नहीं है। हमारी एक जनरल सोच होती है, और लॉ जब बनाया जाता है तो लॉ मेकर्स की कुछ सोच होती है, उनका कुछ लॉजिक होता है। तो वहाँ पे इनकम टैक्स में 5 हेड है, एक सैलरी का, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का, अगर कोई शॉप और घर अगर आपने भाड़े पे दिया है उससे रेंट आ रहा है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। सैलरी है तो सैलरी का एक हेड है, इनकम का एक हेड है, तो उसमें उसके प्रावधान होंगे कि सैलरी को किस तरीके से टैक्सेबल किया जाएगा। अब बिजनेस में जैसा आपका एक्सपेंस होता है तो सैलरी में भी तो काम पे जाने के लिए ट्रेन बस कभी टैक्सी से जाना पड़ता है, तो वो तो खर्चा होता है। तो सैलरी में लमसम मैक्सिमम सैलरी कितना भी हो 50,000 तक का अमाउंट अलाउड किया जाता है कि आप इसको रिकॉर्ड कर लो एज एक्सपेंसेस, बाकी आपका इनकम है वो टैक्सेबल होगा। सैलरी में ये वो रूल है। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, लेकिन कुछ उसके सोसाइटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया कि आप 30% जितना आपको सैलरी, जितना आपको रेंट मिलता है टेनेंट से, उसे 30% आप खर्चा ले लो। जो खर्चा हुआ हो एक्चुअल में नहीं हुआ हो, हम आपको अलाउड कर रहे हैं 30%, हम मान के चल रहे हैं कि आपने एक्सपेंस किया है, 70% के ऊपर आप टैक्स दो। इसमें तो फ़ायदा है ना, जो सैलरी जिसको मिल रहा है उसमें 50% तो उसको खर्चा नहीं आ रहा है, लेकिन वो खर्चा वो लगा सकता है। सैलरी में से उतना कम हो के बाकी जो अमाउंट होगा वही टैक्सेबल सैलरी होगा। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कटा है वो भी तो कम होगा उसमें से। आगे तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें जो सेल्स करते हैं, ठीक है, वो पूरा इनकम नहीं होता। सेल्स का पूरा अमाउंट आता है वो तो इनकम नहीं होता ना, उसमें कुछ परचेज भी तो किया है,
परचेज करने के बाद में कुछ और भी एक्सपेंस हुए हैं, तो और जो एक्सपेंस हुए उस एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंसेस वही जो हम कहेंगे, तो वहाँ पे उसका प्रावधान है कि ये एक्सपेंस है, इसको आप रिकॉर्ड कर लो, इसको हम एक्सपेंस मानेंगे, इसको हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। तो वो प्रावधान में जो है एक्सपेंस, वो एक्सपेंस है। जनरल सोच हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब नॉर्मली हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, लेट फीस आ जाती है, ठीक है, वो एक्सपेंस में है, लेकिन कोई कानून तोड़ा, इसके लिए पेनल्टी आ गई, तो अगर वहाँ पे लिखा होगा कि आपको पेनल्टी लगी है, आपने ठीक तरीके से लॉ फॉलो नहीं किया, इसके लिए मतलब लेट होना, रिटर्न लेट होना, ये ठीक है, पैसा नहीं था भरने के लिए, रिटर्न ने पैसा नहीं दिया था तो हम नहीं भर पाए, फ्रॉड नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ काम किया जीएसटी में या इनकम टैक्स में कि जो आप कानून तोड़ने का जो प्रावधान है वो लग गया आपके ऊपर, टैक्स चोरी जैसा कुछ काम किया और कुछ पेनल्टी लगी, तो अगर वहाँ पे लिखा होगा कि पेनल्टी है तो वो एक्सपेंस नहीं है, उसको हम एक्सपेंस में अलाउड नहीं करेंगे। अब बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा आता है जनरली जो करना ही पड़ता है, वही एक्सपेंस है। ये तो आप और कोई दूसरा काम कर रहे थे जो अननेसेसरी था, तो इसके लिए हम बोले कि गया ना बिजनेस के बैंक के अकाउंट में से तो गया, वो अलग बात है, देना ही पड़ा, मजबूरी है, तो आप काम ही ऐसे कर रहे हो। तो वहाँ पे जो प्रावधान बनाया होगा, जो प्रोविजन बनाया होगा कि ये एक्सपेंस है बस, तो वो एक्सपेंस है, तो वहाँ पे आपको वो समझना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। लेकिन आपने कब देख ही नहीं रहे हो बैलेंस शीट को या प्रॉफिट एंड लॉस को, तो आपको ये क्वेश्चन ही खड़े नहीं होंगे। देखा तो कुछ इफेक्ट होगा ना उसका, देखा ही नहीं आपने, देखते हैं कोई, कौन देखता है? मेरा एक फ्रेंड है 15 साल से अकाउंट का काम कर रहा था, उसको बैंक में से लोन वगैरह लेके सब एंट्री किया था। एक जगह पे वो काम पे गया, उसको पूछा कि लोन लिया है आपके बैंक, आपके कंपनी ने, एक क्रेडिट कार्ड भी है आपके प्रोपराइटर का, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? तो उसने बोला बैलेंस शीट मैं देखता नहीं हूँ, वो हमारे सर ही देखते, जॉब सर को करना है, तुझे करना है। तो उसको ऐसे 3-4 सवाल किए, जिससे ये मालूम पड़ा कि 15 साल से ये अकाउंटेंट का जॉब तो कर रहा है, लेकिन कोई इसको अकाउंटेंट का कोई सेंस नहीं है, वो सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा है, सिर्फ परचेज सेल, 5 तो एंट्री होती है, परचेज सेल, रिसीट, पेमेंट और कॉन्ट्रा, बस वही कर रहा है। कभी कभार काम लगा तो जर्नल एंट्री में कुछ कर लेते, बाकी किया क्या उसने? मैंने 15 साल तूने किया क्या? तूने ऐसा कौन सा 5 ऐसा जो तू पहले साल में कर रहा था वही तू 15वें साल में कर रहा है? तूने क्या सीखा? एंट्री करने के बाद क्या सीखा? इनकम टैक्स भरते हैं, कभी देखा कितना इनकम टैक्स भरा? कभी देखा बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाया गया? तेरे बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? कभी नहीं देखा, तो वो दिखा ही नहीं, तो वो अकाउंटेंट है ही नहीं। अकाउंटेंट वही है जिसको पूरा कंट्रोल है, अपना एक्सपेंस कितना हुआ। अगर समझो सेल दिखता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, कुछ प्रॉफिट दिखता है, तो सडनली ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट अपना कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है। ओनर को मालूम होता है हम कितना टैक्स भर रहे हैं। अगर हम 30-40% टैक्स भर रहे हैं, तो अपने पास घर के कुछ आदमी डाल दो जिनको सैलरी देते हैं, मतलब क्या हो जाता है, उतना पैसा घर में आ जाता है और प्रॉफिट कम होकर टैक्स कम हो जाता है, और 5 लाख का टैक्स लगता नहीं है। तो 3-4 लोग बना दो, या तो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्टर बना दो, उनको पेमेंट करो, या तो उनको एम्प्लॉय बना दो, उनको पेमेंट करो। उतना क्या होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट कम होगा। या अकाउंटेंट की पॉकेट से टैक्स नहीं जा रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ता क्यों बना रहे, 2 लोगों को डाल रहे क्यों, ये सोचे उसके पीछे।
हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, हर किसी को इनकम चाहिए। तो जितना आप इनकम अर्न करोगे, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। जितना आपका इनकम ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा होगा। 10 लाख के ऊपर अगर इनकम चला गया तो आगे 30% टैक्स लगता है। 1 लाख कमाया तो 30% गया उसमें से। तो अगर 12 लाख हो रहा है तो ये लोग सोचते हैं कि 12 में से कम होके 10 तक आ जाए। 6-7 हो रहा है तो 5 में बिठा दो, मतलब टैक्स ही नहीं लगेगा। 5 लाख का अगर 6 लाख हो गया तो 5 लाख तक 12,500 टैक्स है। अगर 5 लाख तक है तो 12,500 माफ़ हो जाता है। लेकिन 5 लाख के ऊपर अगर आपने 1,000 भी कमा दिया तो 5 लाख के ऊपर जो 12,000 माफ़ होता है वो माफ़ नहीं होता। और जो 1,000 कमाया उसके ऊपर 20% और टैक्स लगता है। मतलब 5 लाख 10,000 हो गया तो 2,000 वो और वो 12,500, तो हो गया 14,500। तो कोई बिजनेसमैन बोल रहा है कि मेरा 5-6 हज़ार टैक्स दिखाओ, तो पॉसिबल नहीं है। अभी 5-6 हज़ार टैक्स नहीं दिखा सकते, 12,500 के ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि टैक्स 5 लाख तक लगता ही नहीं। अगर टैक्स भरवाना है किसी से, वो बोल रहे हैं मेरा इनकम 6 लाख है लेकिन मैं एक 7,500 टैक्स भरूंगा, तो वो कोई नहीं कर सकता। टैक्स भरवाना है तो 5 लाख के ऊपर इनकम दिखाओ। 5 लाख 1,000 भी इनकम दिखाया तो 12,500 प्लस 1,000 का 200, 20%, उतना टैक्स आएगा। तो इनकम जनरेट कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपका पूरा होल्ड चाहिए, क्या एक्टिविटी हो रही है। पैसा आता जाता कहाँ पे? बैंक में। तो आपको कंट्रोल चाहिए, बैंक में पैसा कितना है, कैश में कितना है, फिक्स एसेट है, स्टॉक है बैलेंस शीट में। और बाकी जब पैसा कम पड़ता है तो कंपनी कहाँ से पैसा लेती है? लोन से लेती है। तो लोन आएगा तो कितने लोगों के ऊपर लोन लेकर रखा है? छोटा बिजनेस है तो प्रॉपर्टर है तो वो तो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से पैसा लेता रहता है, तो वो पैसा लेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से पैसा लिया जाता है। अगर पार्टनर ने पैसा लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं पार्टनर को। तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट अलाउड है या इंटरेस्ट अलाउड करके रखा कि नहीं रखा है, हर कोई डॉक्यूमेंट ये अकाउंटेंट के हाथ में रहता है। चाहे कंपनी का पार्टनरशिप डीड हो, पार्टनरशिप डीड हो, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, कंपनी फॉर्मेशन होती है तो उसका डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी चीज़ें उसके लॉकर में रहती है। तो किस तरीके से काम चलता है या जो काम चल रहा है उसमें कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे अपना काम जाता है और उसके ऊपर उनका क्या कंट्रोल है, उनकी क्या, वो अथॉरिटी की क्या वैल्यू है, वो अगर समझेगा तो कुछ और नॉलेज लेना पड़ेगा। और वो नॉलेज लेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन 15 साल से उसने काम किया, उसके हाथ में से बहुत सारी चीज़ें गई, उसने कुछ अभी देखा भी नहीं, तो नहीं देखेंगे तो नॉलेज अपडेट नहीं होगा। समझ में आ गया ना? जो आप काम कर रहे थे वही मैं दिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आप ठीक से देखो, समझो। जैसे अब मेरे वाला स्टॉक आप डाल रहे हो, सीमेंट स्टील ले रहे हो, ये सारा स्टॉक जमा हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, तो वो अगर यूज़ हो गया तो उसको निकालने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, ABC बना के P बन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, वो सेल होने वाला है। तो कंपनी के एसेट में अगर वो दिखाई देगा, बैलेंस शीट में अगर दिखाई देगा यहाँ पे स्टॉक में, जो असल में तुम्हारा स्टॉक नहीं, तो कंपनी की वो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है ना, वो स्टॉक नहीं यूज़ हो गया, वो सीमेंट स्टील यूज़ हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको निकालने के लिए गो टू में जाके वाउचर जो है वो क्रिएट करके यूज़ करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया?
कहाँ तक मैंने एंट्री किया? परचेस का किया ना। अब तीसरा एंट्री सेल का है, करो अल्ट टैप। एक मिनट, हो गया। क्या हो? क्या है उसमें? कौन सा हुआ? मैं वो थर्ड वाला ही कर रहा हूँ। हाँ, कैश टू सेल्स। एक मिनट, क्या हो? आइटम से कौन सा पेपर? अल्ट टैप से होता है, देखो आप करके एक बार छोड़ दो, अल्ट टैप करके फिर से करो अल्ट टैप, हो रहा है। 20 शॉट्स का 200 each। अब डे बुक निकालो, एक बार डे बुक निकालो। वो उसमें परचेज का एंट्री पेमेंट में किया था, ये एंट्री सेल में किया। हाँ, अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है देखो, गो टू में जाना, उसमें रजिस्टर है, नीचे आ जाओ रजिस्टर में। अब एंट्री सेल में किया, वो निकालो, दिख रहा है सेल रजिस्टर में, एंटर कर दो, ये एंट्री चला जाएगा। जितनी भी एंट्री सेल रजिस्टर, अगर सेल्स चूज किया है वाउचर टाइप सेल, तो रजिस्टर में चला जाएगा। अब परचेज निकालो, रजिस्टर में नहीं है यहाँ पे, ये वो पेमेंट में एंट्री किया। प्रॉफिट एंड लॉस में तो वही इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में वही इफेक्ट मिलेगा, लेकिन वो परचेज रजिस्टर में नहीं चला जाएगा, नहीं आएगा।
अपना यही रूल है, पैसा दिया तो पेमेंट, पैसा आया तो रिसीट, तो पैसा आया। लेकिन अगर वो पैसा परचेज में दिया हो या सेल से आया हो तो उसकी एंट्री हम पेमेंट में नहीं करेंगे, रिसीट में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो एंट्री दिखनी चाहिए हमारे परचेज रजिस्टर में या सेल रजिस्टर में। कुछ गलत नहीं है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्रॉफिट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, सेम वही आ रहा है। आपको रिजल्ट चाहिए कि वो रजिस्टर में होना चाहिए, तो आप एंट्री करो परचेज में, उसको चेंज करो और परचेज में लेके जाओ। डेबुक निकालो, डी पेमेंट को एंटर कर दो, परचेज वाली एंट्री को, और इसको परचेज में लेके जाओ। समझ में आ गया ना? अब इसको सेव करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। कंट्रोल ए कर दो, सेव हो जाएगा। अब निकालना, गोटू में जाके रजिस्टर, बाजू में F4 है, वाउचर टाइप, बाजू में ही F4 है टॉप में। परचेज देख रहे हैं, अब सेल्स कर दो, मिल जाते हैं। कौन से ऑप्शन है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, क्विकली मिल रहा है, कुछ एनालिसिस हो रहा है। रिपोर्ट किसके लिए? एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस को समझने के लिए क्या ऑप्शन है वो देखो, एनालिसिस करना सीखो। एनालिसिस नहीं किया आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो, सब कुछ एंट्री तो अकाउंटेंट ही करता है, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करता तो फिर वो अकाउंटेंट नहीं हो जाता, वो सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। अगर इससे आगे बढ़ना है आपको तो एनालिसिस करने को आना चाहिए। अब जीएसटी में हम वही करेंगे, एंट्री करेंगे परचेज सेल, फिर परचेज सेल में एंट्री करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे। जब जीएसटी 1 फाइल होगा तो कंपैरिजन करेंगे, मतलब एनालिसिस आ गया कि कौन सी एंट्रीज है जो सप्लायर ने फाइल की, ऐसी कौन सी एंट्रीज है जो सप्लायर ने नहीं दिखाया, या ऐसे कौन सी एंट्रीज है जो हमारे पास सप्लायर ने दिखाया कि हमारे पास वो बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये एनालिसिस है। फिर जो मिस मैनेजमेंट है उसको हम ठीक करेंगे, जो बिल हमारे पास नहीं आए वो हम मंगाएंगे, जो बिल हमारे पास है लेकिन सप्लायर नहीं दिखा रहा है तो उसको इंटीमेट करेंगे, और फिर वो तो बाद में होगा। खैर, अब इस महीने में अगर समझो परचेस आपका कुछ हुआ था, सप्लायर ने दिखाया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको आप अगले महीने रिकॉर्ड कर सकते हैं। अप्रैल से मार्च जितना भी परचेस हुआ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम बनता है, वो क्लेम अगले साल में अप्रैल से सितंबर तक जो 6 महीने उसमें टैक्सेबल पर्सन वो क्लेम कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जो क्लेम नहीं था वो उसने अगर वहाँ पे क्लेम किया तो फिर नुकसान है। उसका अधिकार नहीं था वो उसने लिया, मतलब लॉ को वायलेट किया। तो हम एनालिसिस करेंगे कि जीएसटी 1 में 11 तारीख को सप्लायर ने जो इनवॉइसेस अपलोड किए, आगे हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जितना क्लेम है उतना क्लेम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र होगा। तो वहाँ पे सामने दिखता है कितना ट्रांसफ़र हुआ, और उसका एक रजिस्टर रिकॉर्ड होता है, वो देख के हम पिछले महीने उसके आगे के जब से स्टार्ट हुआ है अपना रिटर्न फाइल करना, तब से हम देख सकते हैं कि हर महीने में कितना क्रेडिट में ट्रांसफ़र हुआ था, कितना हमने टैक्स पे किया, क्रेडिट थ्रू, कैश थ्रू। अगर पेमेंट किया हुआ है होगा तो वहाँ पे चलन है, तो चलन हिस्ट्री में चलन होता है। तो एनालिसिस करने का अगर आपको आदत है तो फिर जितने भी पुराने गड़े मुर्दे होने दो, सबको उखाड़ के निकालेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या किया था, कैसे हुआ था। समझो कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई केस आता है जो पहले दूसरे डॉक्टर के पास था, तो वो देखता है उसने क्या एग्जामिन किया था, कौन सी दवाई दी थी, तो वो पेशेंट ने जो भी दवाई ली उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ होगा, तो फिर वो डॉक्टर आगे अपना इलाज चालू करता है। वैसे अगर आपके हाथ में कोई चीज़ आती है तो पहले क्या हुआ था,
वो देख के ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। कोई अकाउंटेंट जॉब चेंज करता है तो दूसरी जगह पे जाएगा, तो पहले जो काम हुआ है वो क्या हुआ है उसको देखने की वो आदत नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंटली वो काम हाथ में लेके आगे नहीं बढ़ा सकता, इसको पता ही नहीं क्या है। बहुत लोग इसके लिए जॉब चेंज नहीं करते कि वहाँ पे जाके जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछते हैं, वो जो पूछ रहे हैं उसको मालूम ही नहीं किया है क्योंकि उसने कभी एनालिसिस किया ही नहीं है। अब एनालिसिस करते हो, सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है और उसमें अगर आपका नॉलेज कम पड़ रहा है तो आप नॉलेज बढ़ाओ, आपके पास टाइम है, पगार बढ़ना चाहिए तो नॉलेज बढ़ना चाहिए। जिसके पास काम जाता है वो क्या करता है, आपके आगे जो एनालिसिस वो करता है उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा वो पता चलता है, कितना जीएसटी आएगा वो पता चलता है। एनालिसिस उसके हाथ में है, एनालिसिस का ही तो पैसा है। एनालिसिस नहीं आता तो कुछ नहीं है, अब गधा मजदूरी कर रहे हो। समझ रहे हो ना, मान रहे हो ना। तो इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप एंट्री कर रहे हो उसका एनालिसिस करना सीखो पहले। मैं सबको पहले यही बोलता हूँ कि बैलेंस शीट में कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट लॉस में कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए मैंने सिंपल प्रॉब्लम लिया है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं लिया और बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या आ रहा है। आगे की एंट्री करो अभी। आपकी कंपनी 21-22 की है ना, तो 21-22 में आप एंट्री कर रहे हो तो 21 से आएगा ना। ईयर मत डालो, सिर्फ मंथ डालो बस, ईयर तो ले लेगा। क्वांटिटी वो लेगा नहीं, दिया नहीं ना उसको कंट्रोल एंटर। प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लो, बैलेंस शीट भी देख लो, क्या फर्क पड़ा अभी। जितना आ जाता है, अगर स्टॉक वाला आइटम है परचेस वाला तो वो स्टॉक में चला जाता है और क्लोजिंग स्टॉक में जाके बैलेंस शीट में उतना अमाउंट बढ़ा देता है वो स्टॉक में। और अभी क्रेडिट परचेज किया तो सेकेंडरी क्रेडिट में देखो, हाँ एंटर कर दो, उसमें लिस्ट आएगी बस। तो निकालने का कैसा मतलब, कोई स्टॉक निकालना है यूज हो गया तो इसमें तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वो ट्रांसफर है ना उसका, गो टू में जाओ, गो टू में जाओ, क्रेडिट वाउचर है ना, क्रेडिट वाउचर, इसमें वाउचर टाइप मोर अदर वाउचर्स है ना, अदर वाउचर्स F10 स्टॉक जर्नल। सोर्स में कौन सा स्टॉक निकालना है वो लोगे, हाँ।
कितना निकालना है क्वांटिटी वो आ गया। और यहाँ पे अगर वो डैमेज है, फेंक दिया आपने, बेचा नहीं उसको, तो यहाँ पे आप डैमेज ledger बनाओ। अब यहाँ पे आइटम है ना, वो आइटम बना हुआ है वहाँ पे, एक वहाँ आइटम पे बनेगा। बना दो दिखा दो मैं, ये डैमेज करके आइटम बना दो, Alt C करके डैमेज, बस एंटर, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको, वो कुछ नहीं चाहिए। अमाउंट डाल दो पूरा 2500 का अमाउंट डाल दो। अच्छा, वहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट डालना है ना। अभी उसका कुछ आइटम बनता ही नहीं है ना, उतना अमाउंट चला गया आपका, वेस्ट हो गया। कंट्रोल ए कर दो, अब देखो क्या रिजल्ट क्या आता है। डैमेज अमाउंट उसका जीरो करना चाहिए था, अमाउंट उसका जीरो करना चाहिए था। अब डैमेज में क्या हो गया, वो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया, डैमेज नया आइटम बना दिया, तो आइटम तो उतनी पड़ी रहेगी वहाँ पे। एंटर कर दो उसको, एंटर कर दो, एंटर। जब एक्चुअली क्या होता है, कोई नया स्टॉक बनता है ना, इसकी जो वैल्यू है वो उस स्टॉक में चली जाती है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, और उसमें और कुछ खर्चा भी आता है, तो खर्चा भी वहाँ पे ऐड करते हैं। जो स्टॉक भी यूज़ हुआ और कुछ खर्चा हुआ तो उसमें वो ऐड होते हैं, तो मालूम पड़ता है कि कितने वो कॉस्ट, उस मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई, उतनी कॉस्ट वो फाइनली उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे तो कम होगी आपकी कॉस्ट, अमाउंट नील कर दो, एंटर। अब देखो, अब रिजल्ट देखो, अब आएगा नहीं, रिजल्ट आपको ये चाहिए। और बैलेंस शीट में भी देखो, Alt F1, क्लोजिंग स्टॉक में देखो, उतना कम हो जाएगा। अब उस एंट्री को निकालो, डिलीट कर दो, डे बुक में जाके वो एंट्री को डिलीट कर दो, स्टॉक जर्नल को। ये वाली ना? हाँ, स्किप कर दो। बढ़ गया ना अभी 5 से। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आता है, अरे ये तो मेरा है ही नहीं मटेरियल, ये क्यों दिख रहा है। अगर आपको HSN मेंटेन करना है तो परचेज का एंट्री करना पड़ेगा, HSN डालना पड़ेगा, स्टॉक आ जाएगा, लेकिन स्टॉक तो होता नहीं है, स्टॉक नहीं है। अगर वो कितना स्टॉक कौन सी साइड पे है ये चाहिए, तो स्टॉक तो एंटर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो यूज़ हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा टाइम टू टाइम, यूज़ हो गया अभी ये नहीं है स्टॉक, फर्स्ट फ्लोर हो गया, इतना माल लग गया, ख़त्म हो गया, अब जो पड़ा है उतना रहना चाहिए। अगर इसका इतना कंट्रोल है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसको एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। हम न्यूज़ देखते हैं ना कि लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, फेसबुक ने डेटा बेच दिया। डेटा का कितना इंपॉर्टेंट है, देखो ना कितना इंपॉर्टेंस है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फ़ोन आता है हमारा क्लास से ही, नंबर कहाँ से मिला आपको, नंबर कहाँ से मिला, ये मेरा लड़का है, ये मेरा नंबर है, आपको कहाँ से मिला। डेटाबेस बिकता है मार्केट में, कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं वो बेचते हैं। मेरे को एक आदमी ने बोला, आपको चाहिए कि आप बोलो, मैं कितने चार्जेस है, बोला 5000 में सिक्योरिटी का पूरा डेटा आपको दूंगा मैं। कौन सा भी साल बोलो, आपको ग्रेजुएशन चाहिए तो उसका पूरा मिल जाएगा 5000 में। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई। आज हम जल्दी आ गए।